दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 माघ 23 गते, हिजो अंग्रेजी तारिख अनुसार 2024 फेब्रुअरी 5 को दिनलाई पाकिस्तान अथवा पाकिस्तानी एम्बेसीहरू संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका छन्। उनीहरूले काश्मीर सोलिड्यारिटी डे भनेर मनाउने गरेका छन्। नेपालको काठमाडौँमा पनि पाकिस्तानी दूतावासले काश्मीर सोलिड्यारिटी डे मनायो। काश्मीर अत्यन्त विवादित विषय बन्दै आएको छ। तथापि भारतको अदालतले गएको महिना अन्तिम निर्णय दिएको छ, जो निर्णयले भारत सरकारको कारबाहीलाई एक किसिमबाट वैधता प्रदान गरेको भन्न सकिन्छ। काश्मीरीहरूको स्वतन्त्रताको हक एक किसिमबाट छिनिएको छ। भारत र पाकिस्तान कसरी स्वतन्त्र भएका हुन्, उनीहरूको स्वतन्त्रताको इतिहास कस्तो छ, यो लामो व्याख्या गरिरहनु पर्ने विषय होइन, सबैलाई जानकारी भएको विषय हो। ब्रिटिस साम्राज्यवादको दासताको साङ्लोमा बाँधिएका यी दुवै मुलुक, अझ बङ्गलादेशसम्म भन्न सकिन्छ, संसारका धेरै मुलुकहरू ब्रिटिस दासताको साङ्लोमा बाँधिएका थिए। त्यसरी बाँधिनेमा भारत र पाकिस्तान पनि पर्दछन्। त्यसमा काश्मीरका जनता पनि ब्रिटिस दासताको साङ्लोमा बाँधिएका हुन्। अहिले काश्मीर यस्तो विवादित क्षेत्र बनेको छ भारत र पाकिस्तानको निम्ति। लाग्दछ यो क्षेत्रको विकासको सबैभन्दा ठुलो बाधक यदि केही हो भने त्यो भारत र पाकिस्तानको बीचमा द्वन्द्व बढाउन सहायक पक्ष सिद्ध भइरहेको काश्मीरको मुद्दा। यो मुद्दाको वास्तविकता के हो? यो मुद्दाको वास्तविकताले भारत र पाकिस्तानको बीचको दुश्मनी बढाइरहेको छ। यी दुई देशहरू बीचमा दुश्मनी नहुने हो भने सार्क राष्ट्रहरूको संगठन सक्रिय ढङ्गले अगाडि पनि जान सक्दथ्यो। सरकार भिन्दा भिन्दै कानुनहरू भए पनि सार्क एउटा यस्तो फोरम हुन्थ्यो जुन फोरमले संसारका शक्तिशाली मुलुकहरूलाई पनि हल्लाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। पाकिस्तान र भारतको काश्मीर सम्बन्धी विवादको कारणले गर्दा सार्क संगठन धराशायी भएको छ, लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको छ। यसले क्रियाशीलता लिन पाएको छैन। यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो। यो हाम्रो नेपालीहरूको लागि मात्र होइन, भारतीयहरूको लागि र पाकिस्तानीहरूको लागि पनि दुःखको विषय हो र सार्क क्षेत्रका सबै मुलुकहरूको लागि दुःखको विषय हो। आज म काश्मीर, भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धको बारेमा केही चर्चा गर्न प्रयास गरेको छु। खास गरेर काश्मीर सोलिड्यारिटी डे मनाउँदै आएका पाकिस्तानीहरूको अवस्था र भारतीयहरूको अवस्थाले यो क्षेत्रलाई नै अशान्त बनाइरहेको कारणले गर्दा यो विषयमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ। मैले नेपाली भाषामा मेरा यी कुराहरू प्रस्तुत गर्दै गर्दा पाकिस्तानी नागरिकहरूले पनि र भारतीय नागरिकहरूले पनि नेपाली भाषालाई त्यति राम्रोसँग बुझ्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसकारण म पाकिस्तानीहरूले पनि बुझ्ने भाषा र भारतीयहरूले पनि बुझ्ने भाषाको रूपमा हिन्दी भाषालाई चयन गरेको छु। आज म हिन्दी भाषामा यो विषयलाई अलि गहन रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छु। सन 1948 से भारत और पाकिस्तान के बीच में काश्मीर के सवाल में द्वंद्व बढ़ा हुआ है। ये कैसे द्वंद्व बढ़ा, पाकिस्तानियों को भी जानकारी है, इंडियन लोगों को भी जानकारी है। तत्कालीन अवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोला था कि काश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। अर्थात काश्मीरी लोग इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या स्वतंत्र काश्मीर मुल्क के रूप में रहना चाहते हैं, ये उन लोगों का निर्णय का अधिकार है। ये यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोला था। यही लैंग्वेज में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी यही वर्ड्स बोले थे। आत्मनिर्णय के अधिकार के रूप में काश्मीरियों का अधिकार सुरक्षित रहेगा। लेकिन अभी तक 75 ईयर्स पार हो गए, काश्मीरी लोग
ये अधिकार प्रयोग करने से वंचित होते आए हैं। आज तक आत्मनिर्णय का अधिकार प्रयोग नहीं हो पाया है। आतंककारी के नाम में कश्मीरी नागरिक मारे जा रहे हैं। प्रत्येक साल ये द्वंद्व बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान और इंडियन आर्मी मारे जा रहे हैं। इवन इतना तक हो रहा है कि इंडियन आर्मी में हमारे नेपाली नागरिक लोग भी भर्ती होते हैं और इंडियन आर्मी के गोरखाज के नाम से जाने जाते हैं। उनको भी पाकिस्तान से लड़ने के लिए भेजा जाता है और नेपाली लोग भी अपने कुर्बानी देते आए हैं इंडिया के लिए। इंडिया के लिए पाकिस्तान से लड़ना नेपाली सिटीजन के लिए वास्तव में ये नैतिक रूप में गलत काम है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को व्यवस्था किया है, इसको ध्यान रखना चाहिए। नेपाल सरकार के तरफ से भी इंडियन गवर्नमेंट को जानकारी कराना चाहिए। ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में द्वंद्व बढ़ते बढ़ते कश्मीर में भी आंदोलन होता गया है। कश्मीरी लोग स्वतंत्रता की आवाज़ बुलंद करते आए हैं। तमाम कश्मीरी सिटीजन्स लोग उधर पाकिस्तान तरफ आज़ाद कश्मीर के रूप में अपना अलग राष्ट्र के रूप में पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के तरफ इंडियन आर्मी के रूल्स में, इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स में ये लोग जकड़े जा रहे हैं। कर्फ्यू के घेराबंदी में ये लोग विगत 3 साल से रहे हैं। इन लोगों के ईमेल बंद हैं, मोबाइल बंद हैं, टेलीफोन वगैरह सब चीज़ ये लोगों का घर के बाहर घूम फिर करने का अधिकार भी नहीं है। इससे लगता है मानव अधिकार के सवाल में कश्मीरी लोग इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन पुलिस के लिए लगता है कश्मीरी लोग मानव नहीं हैं। ये कोई जंगली पशु हैं। जंगली पशु के रूप में इन लोगों से व्यवहार किया जा रहा है। ये गलत है, सरासर गलत है। संसार का उत्कृष्ट प्रजातांत्रिक देश माना जाता है इंडिया को। इंडियन डेमोक्रेसी संसार में अनुकरणीय है। सारे संसार के प्रजातांत्रिक मुल्क जितने हैं उनमें से इंडियन डेमोक्रेसी सबके लिए अनुकरणीय है। लेकिन इंडियन सिटीजन के रूप में देखा जाए, अगर कश्मीर में देखा जाए, पंजाब में देखा जाए, राजस्थान में देखा जाए, मणिपुर में देखा जाए, तो इंडियन सिटीजन वास्तव में डेमोक्रेसी का एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख की बात है। पड़ोसी देश के विषय में बोलना अच्छा होता है कि नहीं, गंभीर रूप में मुझे भी सोचना चाहिए, नेपालियों को भी सोचना चाहिए। लेकिन पड़ोसी में जो चीज़ होता है उससे हम लोग भी प्रभावित होते हैं। नेपालियों को भी इससे प्रभाव होता जाता है, इसीलिए बोलना पड़ता है। इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर खुला है, आना जाना खुला रूप में चलता जाता है। ये बॉर्डर के कारण से कई इंडियन लोग नेपाल आते हैं, कई पाकिस्तानी लोग भी पाकिस्तान से यहाँ आते हैं और यहाँ से बॉर्डर खुला होने के कारण से उधर जाते हैं। इंडिया का जब भी आवाज़ उठाता रहता कि नेपाल के तरफ से इंडिया में आतंकवादी गतिविधि होता आ रहा है, इसीलिए नेपाल के तरफ से बार बार बोला जाता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर व्यवस्थित करना चाहिए, आवागमन व्यवस्थित करना चाहिए, परिचय पत्र के आधार पर आवागमन करना चाहिए। ये इंडिया ही नहीं सुन रहा है। इंडियन गवर्नमेंट अगर ठीक ढंग से इसको सुने तो ये आवागमन व्यवस्थित हो सकता था। इंडिया को अपने देश के नागरिकों को कैसे रखना है, ये सोच के समझ के, और अंतर्राष्ट्रीय सवाल में जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कहा था, सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट कश्मीरियों को देना चाहिए कि नहीं चाहिए। लास्ट ईयर के कहें 23 के लास्ट मंथ में इंडियन हाईकोर्ट में डिसीजन हुआ। उस डिसीजन के कारण से अब कश्मीरियों का और दमन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को अधिकार हो गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो 370 का धारा प्रयोग किया था वो ठीक था या बेठीक था, इसके सवाल में डिसीजन देते समय इंडियन गवर्नमेंट का एक्शन जो
सदर किया गया। इससे काश्मीरी लोग थप दमन में पड़े हुए हैं। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ को देखना चाहिए या नहीं? देखने का आवश्यकता जरूर था, लेकिन नहीं देख रहा है। इसलिए भी सार्क फोरम जरूरत है। सार्क फोरम में अगर ये आवाज़ उठाया जाए, किसका गलती है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट का गलती है या इंडियन गवर्नमेंट का गलती है? जिसका गलती है उसको सार्क फोरम में डिस्कस में लाना चाहिए, छलफल में लाना चाहिए। पाकिस्तान का गलती है, भारत के तरफ से सारे फोरम के सदस्य राष्ट्र लोग पाकिस्तान को दबाव देना चाहिए। अगर इंडिया का गलती है, सार्क फोरम के सदस्य राष्ट्र लोग इंडिया को दबाव देना चाहिए। इस तरीके से अगर आगे बढ़ते चलें तो सार्क फोरम ये संसार के लिए मार्गदर्शक फोरम रहेगा, मार्गदर्शक फोरम बनेगा। सार्क फोरम में सबसे बड़ा देश होने के नाते, इस सार्क फोरम के सब देश के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने के नाते इंडिया ही सबसे बड़ा और शक्तिशाली देश भी बनेगा। इंडिया का नाम ही आगे आएगा। इसलिए भी इंडियन लोगों को सार्क फोरम को जगाने के लिए, सार्क फोरम को एक्टिव कराने के लिए, सार्क फोरम के पेरीफेरी में रहे हुए जितने देश हैं, सब देश के नागरिकों को, सब देश के सरकार को शांति प्रिय बनाने के लिए भी, शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना जरूरी है। एक तरफ इंडिया को हिंदुइज्म के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, राम के नाम में पूरे इंडिया को जगा रहे हैं। दूसरे तरफ पाकिस्तानियों के खिलाफ में या मुस्लिम सिटीजन्स के खिलाफ में दमन की नीति अख्तियार कर रहे हैं। क्या हिंदुओं को यही चरित्र प्रदर्शन करना चाहिए? राम सीता ने यही निर्देशित किया था। रामायण महाभारत में हिंदू धर्मावलंबियों को यही दीक्षा, यही शिक्षा दिया गया है कि गैर हिंदुओं को दमन करो, गैर हिंदुओं को शासन करो, गैर हिंदुओं को जंगली व्यवहार करो, मानव के रूप में व्यवहार न करो। यही शिक्षा दिया गया था हिंदू धर्म में, लेकिन यही कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, सार्क फोरम को सक्रिय कैसे बनाएं। सार्क फोरम में सब सार्क फोरम के सदस्य राष्ट्र लोग हैं, सबके मन का बात क्या है, भारत के साथ अच्छा रिलेशन कैसे बनाया जाता है, अच्छा रिलेशन कैसे बनेगा। वो अच्छा रिलेशन बनाने के लिए बड़ा मुल्क होने के नाते भारत सरकार को खुला मन करना चाहिए। खुले मन के तरफ से अगर बांग्लादेश का कुछ ज़मीन नोचा गया हो वो वापस किया जाए, श्रीलंका का वापस किया जाए, नेपाल का वापस किया जाए। जिस जिस का ज़मीन भारत ने हस्तक्षेप किया है, भारत ने अतिक्रमण किया है, वो सब लोगों को, सब कंट्री को वापस करने से क्या भारत छोटा मुल्क हो जाएगा, छोटा देश हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा? किसी भी सार्क कंट्रीज के तुलना में भारत से बड़ा मुल्क तो कोई भी नहीं है, ये सब लोगों को याद है। क्यों नेपाल का काला पानी हड़पे रखा है भारत? क्यों लिपुलेख लिम्पियाधुरा भारत हड़पे रखा है नेपाल का? सुस्ता में क्यों भारत गिद्धे नजर लगाता है? नेपाली भूमि भारत क्यों ओगट रहा है, क्यों ले रहा है? नेपाली भूमि में इंडियन आर्मी पोस्ट क्यों रखा है काला पानी में? क्यों जरूरत है भारत को? इसी तरीके से और छिमेकी मुल्क में भी आवाज उठता आया है। कोई भी छिमेकी देश भारतीय शासक से संतुष्ट नहीं है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट से कोई भी उसके नेबर कंट्रीज संतुष्ट नहीं है। सब चिंतित हैं, सब रुष्ट हैं। क्यों? मैंने इंडिया के राजधानी दिल्ली में एक सेमिनार में अटेंड किया था। उस सेमिनार में नेपाल के तरफ से 30 पत्रकार गण गए थे। सब पत्रकार के बीच में
इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन राइटर्स जितने थे, सब लोग यही बोल रहे थे कि इंडिया से अच्छा रिलेशन सार्क कंट्रीज के साथ क्यों नहीं होता है। सब नेबर कंट्रीज के साथ इंडियन गवर्नमेंट अच्छा रिलेशन क्यों बनाना नहीं चाहता है। ये मेरा आवाज़ नहीं है, सारे इंडियन राइटर्स, इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स के तरफ से जितने स्पोक्स पर्सन थे उस सेमिनार में, सबके तरफ से यही आवाज़ उठाया गया था। यह आवाज़ इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर लोगों को, प्राइम मिनिस्टर लोगों को ध्यान में क्यों नहीं जाता है? वो लोग नहीं सुनते हैं। क्यों ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दिमाग से चल रहे हैं भारतीय रूलर लोग? ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त हुए बहुत साल हो गए, यानी कि 76 साल हो गए। अभी तक वो लोगों में ब्रिटिश एम्पायर का जो दिमाग था, वो दिमाग से अभी भी इंडियन रूलर लोग संचालित हो रहे हैं। यही इंडियन इंटेलेक्चुअल्स लोग जो बोलते हैं, यही बोल रहे हैं। मुक्त होने का जरूरत है। दर्शकवृन्द, मैले हिंदी का टुटे फुटे शब्दमा मेरा शब्दहरू पाकिस्तानीहरूलाई, बांग्लादेशीहरूलाई र इन्डियनहरूलाई, त्यो पनि सर्वसाधारणहरूलाई समेत बुझाउने गरी मेरा शब्दहरू यहाँ प्रस्तुत गरेँ। यी शब्दहरू प्रस्तुत गर्दै गर्दा मैले मेरो देशको सिमाना भारतले प्रत्येक वर्ष निमुट्दै आइरहेको छ, कचोट्दै आइरहेको छ, लुट्दै आइरहेको छ र नेपालीहरूको स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ। यसबाट मुक्ति कसरी पाउने नेपाल सरकारले पनि सोच्न जरुरी छ। नेपाल सरकारले पनि सार्क संगठनलाई कसरी सक्रिय बनाउने, सार्क संगठनलाई सक्रिय बनाउन नेपालको तर्फबाट पहल कदमी निश्चित रूपमा आवश्यक छ। किन पनि भने नेपाल अहिले सार्क संगठनको अध्यक्ष राष्ट्र हो। सार्क संगठनको अधिवेशन बोलाउने जिम्मेवारी अध्यक्ष राष्ट्रको जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसकारण नेपाल सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। सार्क क्षेत्रमा वातावरण शान्त बनाउन अवश्य पनि जरुरी हो। मुझे याद है कि भारतीय सेना के कर्नेल कुलभूषण यादव मुबारक पटेल के नाम से पासपोर्ट बना के पाकिस्तान में घुसे हुए थे। मुबारक पटेल के नाम से वो गिरफ्तार हुए हैं पाकिस्तान में। वो अभी भी पाकिस्तान के जेल में हैं। इंडियन गुप्तचर के लिए पाकिस्तान में काम करने के लिए मुबारक पटेल के नाम में वो काम कर रहे थे। उस समय में पाकिस्तान के आर्मी ने उनको पकड़ लिया। अभी पाकिस्तान के जेल में हैं वो। उनको मृत्युदंड का सजाए दिया गया है, लेकिन वो अभी तक जीवित हैं पाकिस्तान के जेल में। उनके परिवारगण में क्या गुजर रहा होगा, ये आप सोच सकते हैं। सारे इंडियन गवर्नमेंट को इस विषय में चिंता होना चाहिए, सोचना चाहिए। एक भारतीय आर्मी का सीनियर ऑफिसर कर्नेल कुलभूषण यादव पाकिस्तान में अपना जिंदगी से सौदाबाजी कर रहा है। इसी तरीके से नेपाल के लुम्बिनी में भ्रमण में आए हुए एक पाकिस्तानी सेना के कर्नेल थे। उनका नाम था हबीब जाहिर। वो लगभग 7-8 साल पहले लुम्बिनी से किडनैप्ड हुए गए। वो अपहरित हैं। 8 साल से वो लापता हैं। कहाँ हैं? सारे एविडेंस बताते हैं वो लुम्बिनी से किडनैप्ड करके इंडिया तरफ ले गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट के कब्जे में हैं। पाकिस्तानी कर्नेल इंडियन गवर्नमेंट के कब्जे में है। इंडियन कर्नेल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कब्जे में हैं। ये दोनों के परिवार में क्या गुजर रहा होगा, ये सोचिए, गंभीर बनिए। दोनों देश के गवर्नमेंट लोग, दोनों देश के सैनिक पदाधिकारीगण, आप लोग गंभीर होना चाहिए। आप लोग सोचिए, दोनों देश के बीच में जो विवाद है, ये विवाद को सलटाने के लिए एक ही रास्ता है। वो रास्ता है यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ। मध्यस्थकर्ता के रूप में, मीडिएटर के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो कहता है, जो कमिटमेंट हुआ था पहले
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कमिटमेंट किए थे पहले, उसी रास्ते पर जाके इस डिबेट को, इस विवाद को सुलझाकर इस टेरिटोरी में शांति के लिए आप दोनों देश के अगर प्रयास हो जाए तो सार्क संगठन भी आगे बढ़ सकता है। सार्क जितने कंट्रीज़ हैं, सब कंट्रीज़ में मित्रवत व्यवहार भी हो सकता है और ये पूरे रीजन में शांति हो सकता है। आज के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। मैं नीमकांत पांडे।